इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो डॉक्टर हैं बहुत मशहूर शायर सैयद नुसरत ज़ैदी साहब की, लेकिन लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बात वहीं आ जाती है कि इतनी बड़ी शख्सियत का नाम जब आपके साथ जुड़ता है तो थोड़े बहुत गुण आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनका अदबी दुनिया से दूर दूर तक मुझे नहीं लगता ताल्लुक़ है। अगर हुआ भी तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनका जो बेसिक ताल्लुक़ है वो साइंस से है। बेसिकली इन्होंने PhD बायोटेक्नोलॉजी में की और सारा रिसर्च बेस काम, सारी तहकीक इनकी जो थी वो उन्हीं साइंस के इर्द गिर्द घूम रही होती थी। तो ये किस तरह से चेंज आया इनके अंदर, खुद इनको पैशन था, शौक था या किसी से इंस्पिरेशन हासिल करी, ये इस बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। और जाहिर है एजुकेशन को आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो ये भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि एजुकेशन हमारे आने वाले दिनों में किस हद तक आगे बढ़ जाएगी, क्या अपनी शक्ल बदल लेगी या किस तरह से आगे हमारे सामने आएगी, वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर नजमुस्सहर सदफ ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर प्लेजर। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं वही सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा है कि जाहिर है माशाल्लाह से जो फादर आपके थे उन मशहूर शायर, और जाहिर सी बात है कि उन आपके घर का माहौल भी वैसे ही होगा, इसी तरीके के लोगों का आना जाना, आपका बचपन ही वैसे ही गुजरा होगा। तो अदबी दुनिया से आपने कोई इन्फ्लुएंस नहीं उठाया, आप साइंस की तरफ कैसे चली गई? नहीं, थैंक यू। ये एक ऐसा सवाल है जो मेरा ख्याल है मुझे भी हॉन्ट करता है कि मैं इतनी बेअदब क्यों हूँ, इतने अदबी घर में पैदा कुछ तो गुण होंगे वैसे। आई होप के हों, क्योंकि अदब जो है वो आर्ट्स एंड जो क्राफ्ट्स हैं और ये जो सारी जो क्रिएटिविटी वाला जो एक आंसर है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए, और ये अगर आंसर किसी में पाया जाता है तो बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है। Exactly. सो मेरा ख्याल है कुछ अदब शनास तो मैं हूँ, शेर फहमी भी मेरे में है, और वो जो हमारी जनरेशन में शेर सुन के अजीब सी शक्ल जो लोग बनाते हैं कि वो ऊपर से गुजर गया या कुछ समझ में नहीं आया, वो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से बचपन से अपने घर में बहुत बाअदब और बहुत बड़े बड़े शायर शख्सियात को मैंने देखा है। मेरे वालिद की बहुत रिवायत रही है कि वो साल में 2 मुशायरे मुनक्किद किया करते थे अपने सोली अपने बेस के ऊपर। दैट मींस फिर आपका साइंस की तरफ जाना आपका शौक होगा। जी, एक्चुअली यही बात है कि मेरा एप्टीट्यूड जो था वो बहुत साइंस की तरफ था, और इवेंचुअली जो फेजेस ऑफ लाइफ दे अल्टीमेटली लेड टू दैट पॉइंट के मैं PhD की तरफ चली। ट्रू दैट। चलिए जी, माशाल्लाह फिर ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने जो है वो आई, और इसके बारे में ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत भी रिसर्च पे बड़ा वो एक इनिशिएटिव ले रही है, मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है उसे आगे प्रमोट करने के लिए, उसे आगे आप किस तरह से देखती हैं कि हमारे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, चाहे कितनी चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ रिसर्च की लेवल नज़र नहीं आता हमारे मुल्क में जैसा होना चाहिए। जिस तरह से अगर हम इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे और हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, लेकिन हम इतने रिसर्च में दूसरे ममालिक से फिर भी पीछे हैं, तो ये दोनों चीज़ें मुझे बताइएगा। असल में बात यह है कि जहाँ तक आपके उस सवाल का ताल्लुक है कि हम पीछे हैं, मोस्ट डेफिनेटली हम पीछे हैं, मगर आप मुझे कलेक्टिवली भी आप ये देखिए कि हम बहुत सारी चीज़ों में अभी बहुत सारे ममालिक से पीछे ही हैं। और जहाँ तक रिसर्च और तहकीक का ताल्लुक है, ये इस कदर एक सब्र आज़मा काम है, इसमें इतने फेजेस आते हैं और इसमें इस कदर फंडिंग की ज़रूरत है, और जो फंडिंग वाला इशू है उसमें हम इतना लैक करते हैं कि क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारी छोटी से छोटी मशीन जिसके ऊपर एक सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमें ज़ाहिर है हमें वैलिडेशन वेस्टर्न वर्ल्ड से ही लेनी है और हमें वो सारे पैरामीटर्स को पूरा करना है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वरना आप अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो वो जो चीज़ें हैं वो इस कदर महंगी हैं, इस कदर महंगी हैं कि करोड़ से कम लाखों में वो इक्विपमेंट आती है, कंज्यूमेबल्स का इतना ज़्यादा खर्चा है। और दो के ज़ाहिर है कि सब गवर्नमेंट्स की ये प्रायोरिटी रही है कि किसी ना किसी तरह R&D को इस्टेब्लिश किया जाए, हर लेवल के ऊपर उसके ऊपर काम भी हो रहा है,
मगर एक जैसे, क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं ड्रग या मैं किसी वैक्सीन या मैं किसी ऐसी प्रोडक्ट की बात करूँगी जो कि फार्मास्यूटिकल नेचर की है। सो अगर किसी ऐसी चीज़ को आपने मार्केटेबल प्रोडक्ट तक लेके आना है तो उसमें 20 साल की मेहनत दरकार है, एंड एट टाइम्स आप 20 साल के बाद भी पॉइंट 0 पे चले जाते हैं। सो एक तो ये कि वो सारे स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स आपको उसमें हैम्पर करते हैं और उसमें किसी ना किसी हद तक रुकावट पहुंचाते हैं, और फिर एट टाइम्स आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कोविड के रेफरेंस से आपको ये चीज़ बहुत आसानी से मेरा ख्याल में मैं आपको समझा सकूंगी कि ये इतनी, अब हम पहले तो ग्लोबल विलेज की बात करते थे, वर्ल्ड की बात करते थे, मगर अब कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है कि अगर आपको कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है, ज़ाहिर है हर चीज़ आपके पास नहीं है अवेलेबल, कोई चीज़ आपको बाहर से मंगवानी है तो आपको किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आपको हर चीज़ को इंडिजिनसली, अब आपको इंडिजिनस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने, खुद प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, हर सब कुछ खुद प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट इज ऑफ कोर्स रिवर्स इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज अ लेंथी। मेरे ख्याल से इससे तो हमें फिर फायदा ही हो जाएगा कि हम जैसे रिलाई करते थे दूसरे मुल्क पे, ममालिक पे कि हाँ जी अगर यहाँ से मंगवाना है, फलानी कोई चीज चाहिए तो वहां से मंगवानी है, तो अब हम केपेबल हो जाएंगे खुद उन चीजों को बनाने के, प्रोड्यूस करने के। डिस्गाइज तो है कि आप सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे, जाहिर है आप अपनी चीजें खुद बनाएंगे, क्योंकि अब दुनिया इस तरह की हो गई है कि आप हर वक्त दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब देखा जाए ना तो कोविड की वैक्सीन अगर हम बना रहे हैं, मुझे सुनने में ये आया है, तो कौन सा स्टेज है, क्या वाकई ये बात सच है कि हम इतने केपेबल हो गए हैं कि हम वैक्सीन अपनी खुद की बना रहे हैं? हाँ, नहीं, एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि वैक्सीन बनाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है। एक्चुअली वो वैक्सीन कितनी कारआमद होगी, कितना अच्छा काम करेगी, इफेक्टिव कितनी और होगी, कितने अरसे तक काम कर सकेगी, कितने अरसे तक उस वायरस के अगेंस्ट वाकई लड़ सकेगी, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज कर रहा है। True that. सो एक ऐसी चीज के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, इतने इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म के साथ बैटल करना, जो कि जिसको अपने आप को चेंज करना बहुत आसान है, वो एक डिफिकल्ट टास्क है। सो वैक्सीन जाहिर है डेफिनेटली पाकिस्तान बना रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स में है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में हमें अवेलेबल हो जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जाहिर है हमें अपनी वैक्सीन चाहिए क्योंकि हम सारा वक्त इम्पोर्ट के ऊपर नहीं रिलाई बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर ये कि क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि वो कितनी इफेक्टिव होगी और कितनी देर तक इफेक्टिव होगी, क्योंकि जाहिर है जैसे अभी आपने बात की, हर जितनी डिफरेंट वेव आई है वो नए सिम्टम्स के साथ आई है, अपनी नई जो जैसे क्वालिटीज लेकर आई है, तो अब हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में और कितनी वेव्स आनी है और वो कितनी डिफरेंट क्वालिटीज के साथ लेकर आनी है। ये बिल्कुल आप ऑल्दो के इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है वो एक बहुत सिवियर फॉर्म नहीं है और वो मोर्टेलिटी कॉज नहीं करती है, मगर आप देखें कि फ्लू की वैक्सीन भी हर सीजन में नहीं आती है और आपको हर सीजन में नई वैक्सीन लगवानी पड़ती है। सही। सो ये तो एक बहुत लीथल वायरस है, इसकी मोर्टेलिटी रेट, इसका स्प्रेड, क्योंकि ये एयरबॉर्न है, जाहिर है इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। सो इसके लिए भी we have to learn to live with it, and plus we have to keep on making up strategies जो इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें ज़रूरत होती रहेगी। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन बन गई और ये काम खत्म हो गया। ये आपको इसके साथ जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है, हमें भी वैसे आपको भी रिसर्चेस हमारी चेंज होंगी, थ्योरीज चेंज होंगी, हमारा काम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, आपको अच्छा कुछ करना, बिल्कुल कुछ ना कुछ। अच्छा, नस्ट में आप प्रोफेसर भी हैं और इन हाउस आप काम कर रही हैं, तो वैक्सीन और इन सारी चीज़ों की जो रिसर्चेस हैं उनके बारे में भी ज़रा बताइएगा कि वहाँ किस तरह का स्टैंडर्डाइज हो रहा है काम। हाँ जी, मैं आपको ये बताऊं कि नस्ट ऑफ कोर्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पाकिस्तान में नंबर 1 रेट की जाती है, विद प्रॉबेबली द
दी ओनली यूनिवर्सिटी अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉल करते हैं। सो जाहिर है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के रेफरेंस से। सो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, और मेरा बिल्कुल कतन ये मतलब नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में उतना अच्छा काम नहीं हो रहा, लोग अपने अपने रिसोर्सेज के रेफरेंस से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बट ये है कि जाहिर है कि जितना सोफिस्टिकेटेड काम आप करेंगे उतना सोफिस्टिकेटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उतना सोफिस्टिकेटेड आपको इक्विपमेंट चाहिए होगी, उतने ही आपको एथिकल इश्यूज़, आपको बायोसेफ्टी इश्यूज़, वो सारे उनको कंसिडरेशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि काम तो मोस्ट डेफिनेटली उन चीज़ों के ऊपर हो रहा है। मगर जहाँ तक वैक्सीन की बात आती है, वैक्सीन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। कि आपने एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को यूज़ करते हुए अपनी वैक्सीन की एफिकेसी और उसकी एफिशिएंसी को मॉनिटर कर। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये काम ऐसे काम है जो किसी हॉस्पिटल की मुआवनत के बगैर नहीं हो सकते। डेफिनेटली। सो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, और क्योंकि ये इस वक्त ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है, ग्लोबल फिनोमेना बन गया है, तो इसमें क्योंकि गवर्नमेंट्स की इनपुट और उनकी जो उसके अंदर उसका काम है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए दे हैव डेजिग्नेटेड इट टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस विच हैव जिनके पास हॉस्पिटल्स की और क्लिनिकल ट्रायल्स फैसिलिटीज करने की सारी फैसिलिटीज मौजूद। तो हम एज सच पर से कोविड की वैक्सीन पे काम नहीं कर रहे, ऑल्दो कि हमने एक डायग्नोस्टिक किट के ऊपर नस्ट की तरफ से काम किया है, जो बहुत खबरों में भी रहा है कुछ अर्से पहले जब फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, तो उसके ऊपर तो हमारे दफ्तर से और हमारे इंस्टीट्यूट से काम हुआ है। मगर ये कि ज़ाहिर है हम वैक्सीन और बाकी वायरल और बैक्टीरियल थ्रेट्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। क्योंकि हमें कोविड ने ये सिखाया है कि आप किसी भी वायरल, बैक्टीरियल या इन्फेक्शियस डिजीज को लाइट नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है। आप सिर्फ एक पेंडेमिक की वजह से आप बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपना सर उठा सकते। एग्जैक्टली, जैसे कि डेंगू हो गया था, बीच में चीज़ें हैं कि हमारा फोकस हमने एक ही तरफ किया हुआ है और बाकी चीज़ें डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए आ गई ऑलरेडी, और हम रेडी नहीं उस चीज़ के लिए। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, अगर जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात मैं करूँ आपसे, तो होता है ना कि और अभी जैसे नए स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को पता चला कि जी हाँ ये किस तरह की फील्ड है, उसमें भी हमने भी कदम रखना है वो, तो डू यू थिंक इसका कोई ऐसा इतना फ्यूचर में आप समझती हैं कि बड़ा अच्छा एक वो सिलसिला रहेगा और लोग इसकी तरफ ज़रूर इस फील्ड की तरफ जाएंगे? वरना पहले तो हमें होता था ना कि जी सिर्फ दो फील्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जी एक ने डॉक्टर है या तो फिर इंजीनियर है। अब मुख्तलिफ जो शाखें निकल रही हैं, हमें पता चल रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ अदर फील्ड्स एज वेल। तो इस फील्ड के बारे में आप क्या पर्टिकुलरली कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि अब असल में एक्चुअली ज़माना जो है ना वो इंटीग्रेटिव साइंसेस का है। अब कोई भी एक साइंस जो है ना वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो अब आपको चीज़ों को मिलाना है, अब आपको एक्सपर्ट्स को साथ बिठाना है। फिजिसिस्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एक नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, एक केमिकल इंजीनियर, ये सब लोग एक जगह बैठ के किसी ना किसी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो एक पहली बात तो ये है कि जी अब इंटीग्रेटिव साइंसेस का दौर है और आप अकेले काम नहीं कर सकते। एज सच अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हमारी बदकिस्मती रही है कि पिछले आई थिंक 60 ऑड ईयर्स जब से बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ हुई है, उस वक्त से कोई ऐसी चीज़ हम नहीं प्रोड्यूस कर सके जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के तौर पे वाकई उसको हम मार्केट में प्रेजेंट कर सके। उसकी वजह ये है एक्चुअली नॉट दैट कि R&D का काम नहीं हो रहा या इस लेवल का नहीं हो रहा कि जिसको प्रेजेंट किया जाए, मगर ये कि आपके पास वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती जो कि उस प्रोडक्ट को मार्केट कर सके। देखिए साइंसदान का काम है एक चीज़ प्रोड्यूस कर देना, अब साइंसदान उसको मार्केट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत है। सो इसीलिए आज के दौर में पिछले 5-7 सालों से हर फोरम के ऊपर इस कदर जोर है इस चीज़ के ऊपर कि आप प्रोडक्ट डेवलप करें और फिर कनेक्ट करें विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब डेवलप होना शुरू हो रही है। पहले हम सिर्फ पैकेजिंग करते थे,
पैरासीटामोल बाहर से मंगवा ली, उसकी गोली बनाई और उसको उसके ब्लिस्टर के अंदर पैक कर दिया। सो अभी भी बहुत जगह पे ऐसा ही हो रहा है। बट ये कि अब बहुत सारी इंडस्ट्री ने ये रिकग्नाइज कर लिया है कि अपनी R&D के बगैर ये काम बहुत ज़्यादा देर तक आगे नहीं चल सकता। Right. सो जब वो इंडस्ट्री आपके साथ कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगी तो जाहिर है आपको प्रोडक्ट्स बाहर नजर आना शुरू हो जाएंगे। बेशुमार ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बट दे डू नॉट हैव द मींस कि वो उसे मार्केट में कैसे कर सकें। सो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। आप रिसर्च डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स के अंदर आ सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, आप फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अच्छा। आप केमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप कंपनीज लाइक नेस्ले वुड हायर यू इफ यू आर डिफरेंट ब्रांड्स आपको हायर कर लेंगे फॉर द स्पेसिफिक सेक्शन। बिल्कुल सही। सो बहुत स्कोप है गिवन दैट द इंडस्ट्री कोऑपरेट्स। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सदफ, एंड बड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन था हमारा और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हमारा अपना मुल्क तरक्की करता है और इसकी इवेंचुअली इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो खुशी महसूस होती है कि येस वी हैव सच पीपल जो अभी भी हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर गामजन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट।